मेरा ऐसा मानना है कि ये जो ट्रम्प ट्रेड जो है, कि ट्रम्प कुछ भी ट्वीट करते हैं और उसके बाद मार्केट में जो है भूचाल आ जाता है, ये धीरे धीरे करके अपने आप ही ये समाप्त हो जाएगा। आज मुझे लगता है, जैसा आपने कहा, भारत जो है काफी ज्यादा नाजुक है। भारत ने आज ओवर रिएक्ट किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। वैसे भी जब युद्ध समाप्ति की घोषणा की गई थी तब ओवर रिएक्शन था। 23,800 से निफ्टी सीधा 22,800 से निफ्टी सीधा 24,500 तक चला गया था, यानी 1600-1700 पॉइंट की बढ़त हो गई थी। अब घटा है तो 500 550 पॉइंट घटा है, और एक ही दिन में घट गया, इसलिए बहुत बड़ा लग रहा है। वो जो बढ़ा वो 15 दिन में बढ़ा, और ये जो घटा वो एक दिन में घटा। आप अभय जी मानेंगे नहीं, कल ही मैंने वीडियो बनाया मेरे चैनल पे करंट अनप्लग बाय राजीव पे, जिसमें मैंने ये क्लियरली कहा है कि युद्ध फिर से शुरू होने वाला है, जबकि तब तक पता नहीं था ऑयल के दाम फिर से बढ़ेंगे। और परसों मैंने पेड वीडियो में भी एग्जैक्टली उसी पे स्ट्रैटेजी बताई है कि कैसे जा रहा हूं, और यकीन से नहीं हो रहा मुझे कि जो मैंने बोला इतनी जल्दी मुझे देखने के लिए मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि ये युद्ध जो है ये कभी भी शुरू हो सकता है, क्योंकि ईरान जो रियायत चाह रहा है, जो चाह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज के ऊपर में वो टोल लगाए, उसको अमेरिका और सऊदी अरबिया मान नहीं रहे। और ईरान जो है उसका सीधा मानना है कि जो विध्वंस हमारे देश में हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। तो ये मामला जल्दी खत्म नहीं होने वाला। हमें बार बार लगेगा कि युद्ध समाप्त हो गया, पर फिर कुछ होगा और फिर ये फ्लेयर अप हो जाएगा। जी अभय जी। नहीं, फिर अच्छा, दो बातें निकलती हैं आपके विश्लेषण। पहली तो ये है कि विभिन्न कारणों से डोनाल्ड ट्रंप अपने चालाकी के हिसाब से बहुत सोच समझ के अपने बयानों को देते हैं, और उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं होती कि उसको वो थोड़ी देर बाद में अगले दिन उन बयानों का उल्टा बयान दे देंगे। इसके पीछे ये भी थी कि ये खुद भी बहुत पैसा कमाते हैं स्टॉक मार्केट से। यानी उन्होंने आज जो बयान दिया है, इस बयान का उनके कुछ दोस्तों को पता होगा कि ये बयान आने वाला है, ये बयान आने वाला है, तो उस लिहाज से उन्होंने पहले से अपना इंतजाम, कितना माल कौन कहाँ खींच सकता है, उसके लिए उन्होंने अपनी हेजिंग वगैरह सब जो भी करते हैं, मार्केट की भाषा मुझे नहीं आती, वो उन्होंने कर रखी होगी। एक तो उसका ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि यहाँ उन्होंने यूरोपीय यूनियन का गला थोड़ा सा दबाया, ये बताने के लिए कि आपका ज्यादा दिमाग मत ना खराब हो, आप पुतिन के गोद में जाके नहीं बैठ सकते, आपको हमारी 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 ऊपर जो आपकी निर्भरता है वो, उससे आप कहीं नहीं जाने वाले, अंततः आपको हमारी जरूरत पड़ती रहेगी, इसलिए हमारे अड़दम में आप रहें ही रहें। एक तो ये हो गया। अच्छा, फिर भारत जैसे देश का मार्केट इतना ज्यादा क्यों रिएक्ट करता है, इतनी ज्यादा क्यों प्रतिक्रिया होती है भारत जैसे देश के मार्केट में? क्योंकि देखिए, जब कोई युद्ध बहुत लंबा खिंचता है तो उसके अंदर जो एक सनसनी वाला पहलू होता है, चौंकने वाला पहलू होता है, वो खत्म हो जाता है। फिर लोगों के लिए वो एक न्यू नॉर्मल बन जाता है। वो जैसे अब खाड़ी युद्ध की वजह से जो सब लोग चौंकते थे, लोग दिलचस्पी से लेकर खबरें देखते थे, टीवी के ऊपर भी खबरें कुछ खास तरीके से दिखाई जाती थी, हम लोग भी जब वीडियो बनाते थे तो बड़े पैमाने पर लोग उनको वीडियोस को देखते थे। आजकल वो स्थिति नहीं रही। अगर ईरान और अमेरिका 3-4-5 दिन के लिए एक दूसरे पर हमले करते रहे तो कोई वीडियो नहीं, इसलिए कोई इस वजह से कोई वीडियो नहीं देखने वाला है। न टीवी पे भी उसकी कोई बहुत ज्यादा खबर आएगी, खबर सब आएगी, हम भी एनालिसिस करेंगे, वो सब करेंगे, लेकिन उसको दर्शकों द्वारा इतना महत्व तो नहीं प्राप्त होगा, ना टीआरपी का असर पड़ेगा, ना कुछ उधर पड़ेगा, तो ये सब नहीं होगा उधर। तो ये तो एक इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने, आज युद्ध है कल युद्ध नहीं है, आज शांति की बात है कल झगड़े की बात है, इस प्रकार का एक न्यू नॉर्मल सा बना दिया है इन्होंने। तो वो आपने ठीक ही कहा कि स्टॉक मार्केट भी धीरे धीरे इस बात को समझ जाएगा और वो करना बंद कर देगा, रिएक्ट करना बंद कर देगा। अबे जी, एक बात हमें समझने की जरूरत है कि हम बहुत ही वोलेटाइल पर्सनालिटी के साथ में डील कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है, आप कुछ भी कह लो, मतलब यू कैन हेट मी, यू कैन लव मी, बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। इस फंडामेंटल पे डोनाल्ड ट्रंप चलते हैं कि भाई आप मुझे चाहो या आप मुझे ना चाहो, पर आप मुझे अनदेखा नहीं कर सकते। तो ये इस चीज का एहसास रह के वो दिखाते हैं, और बहुत ही वोलेटाइल पर्सन है। अब जाहिर सी बात है वो इसमें फायदा कमा रहे हैं। परसों ही रिपोर्ट आई है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि पिछले 1.5 साल में जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं, $2 बिलियन उन्होंने कमाए। अब $2 बिलियन का फिगर इतना बड़ा है, यानी 20,000 करोड़ रुपए
1.5 साल में डोनाल्ड ट्रंप ने कमाए, और इस पे बहुत ज्यादा जो है हल्ला गुल्ला अमेरिका में मच रहा है, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनके मागा बेस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सेम वही बात होगी कि हम अपने राष्ट्र में सुनते हैं कि 5 लाख के मशरूम मंगा के एक नेताजी खाते हैं, पर उनके जो भक्त हैं उन भक्तों पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो सेम हर जगह वही हाल है कि भाई आप जो है आप काजू की रोटी और मशरूम खा रहे हो भारत में, या आप अमेरिका में जो है 20,000 करोड़ बना रहे हो। आई मीन जो भक्त है वो भक्त है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जहां तक बात आई कि भाई ये डोनाल्ड ट्रंप जो है इनकी बातों को मार्केट मतलब मीडिया रिएक्ट करना बंद कर देगा। देखिए मीडिया को न्यूज चाहिए और उनको अपनी खाली जगह भरनी है, तो डोनाल्ड ट्रंप ये चीज को बखूबी समझते हैं। 1980 से वो न्यूज की सुर्खियों में रहे हैं। मेरी जानकारी में जितने पत्रकारों को उन्होंने मानहानि का दावा ठोका है, उतने पत्रकारों पे आज तक किसी राजनेता ने मानहानि का दावा नहीं ठोका है। तो डोनाल्ड ट्रंप बखूबी जानते हैं कि मीडिया को कैसे यूज करना है, और वो अपने फायदे के लिए उसको यूज भी कर रहे हैं। पर हमें एक चीज समझना चाहिए कि अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तेल गल्फ से आए कि नहीं आए, क्योंकि आज की डेट में अमेरिका वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है क्रूड का, नेचुरल गैस का। तो वहां तो आमदनी बढ़ी रही है ना, वहां तो जो है वहां की कंपनीज बहुत खुश हैं, और डोनाल्ड ट्रंप कॉर्पोरेट के जो हैं वो कह लीजिए कि नेता हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमारे देश में हम देख रहे हैं कि जो गरीब जनता है, 80 करोड़ जनता को फुकट का राशन मिल रहा है, वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भी देश में 1.8 ट्रिलियन डॉलर का मैसिव फिस्कल डेफिसिट जो है वो रन कर रहे हैं। 5.2 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका का, अमेरिकन गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, 5.2 ट्रिलियन डॉलर, इंडिया की जीडीपी से भी ज्यादा। और पर उनका जो एक्सपेंडिचर है वो 7 ट्रिलियन डॉलर है। तो आप ये सब, जिसमें 1 ट्रिलियन डॉलर तो खाली इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है, और 1 ट्रिलियन डॉलर जो है वो डिफेंस एक्सपेंडिचर में जाता है। तो ये जो 1.8 ट्रिलियन डॉलर का जो मैसिव फिस्कल डेफिसिट है वो कहां खर्च हो रहा है? वो इन्हीं लोगों के जल कल्याण में, जो उनका मागा बेस है, उन्हीं में खर्च हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ 80 करोड़ लोगों को फुकट राशन मिल रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये मालूम है कि कुछ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियलिस्ट उनके साथ में रहे, ये उनके फायदे के लिए काम करते रहे, तो इंडस्ट्रियलिस्ट उनको सत्ता में बना के रखेंगे, और वहीं जन कल्याण के काम नीचे के लोगों के लिए करते रहेंगे, तो हमको वोट मिलते रहेंगे। तो जो टेम्पलेट इंडिया में चल रहा है आज की डेट में, सेम वही टेम्पलेट पे डोनाल्ड ट्रंप वहां पे अमेरिका में काम कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनका मागा बेस खुश रहे, उनके इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड खुश रहे, बस वो इतना ही चाहते हैं। जी अभय जी। तो अब भारत में जो निवेशक हैं, जो स्टॉक मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं, छोटे बड़े मझोले हर तरह के जो भारत के निवेशक हैं, खासतौर से छोटे और मझोले, उनको आप क्या राय देंगे? मतलब ठीक है, आप हमेशा कहते हैं कि मैं उस तरह से राय देने वाला अधिकार मुझको, मेरे पास नहीं है, मतलब जो है आप रजिस्टर्ड नहीं है वहां पर, लेकिन फिर भी एक अनौपचारिक रूप से आप उनको क्या राय देंगे? क्योंकि ये तो अभी डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की कलाबाजियां तो अभी खाएंगे। मैं राय ये दूंगा कि करंट अनप्लग भाई राजीव के वीडियोस देखो, अभय जी के वीडियोस देखो, नहीं परख के जहां पे मैं आता हूं, और मेरे पेड वीडियोस देखो। पर चूंकि आपने ये सवाल पूछा है सर, तो मैं बता दूं, जब जब वॉर की स्थिति जो है वो डेवलप होती है, तो 2 चीजें ध्यान में रखना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला ये कि किस तरीके से डॉलर रिएक्ट कर रहा है, डॉलर कैसे रिएक्ट कर रहा है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड कैसे रिएक्ट कर रहा है। इंडिया भूल जाइए, हम लोग कोई मायने वर्ल्ड के ग्लोबल सीन में इंडिया कुछ मायने नहीं रखता। जो मायने रखते हैं 2-3 राष्ट्र, आपको उन पे नजर बना के रखनी। पहला अमेरिका, दूसरा जापान, और तीसरा चीन। ये 3 राष्ट्र जो हैं, जिसमें से 2 सरप्लस राष्ट्र हैं और एक सबसे बड़ा वर्ल्ड का ट्रेड डेफिसिट राष्ट्र है। चाइना सबसे बड़ा सरप्लस है, अमेरिका सबसे बड़ा डेफिसिट है, और जापान वर्ल्ड का सबसे बड़ा फंडर है। फंडिंग जो है कैरी ट्रेड के थ्रू जापान हर जगह करता है। तो ये 3 राष्ट्र जो है, इस पे नजर बना के रखनी है। मेरे प्यारे दर्शकों, ध्यान से सुनना है, सब बातें कोई आपको नहीं बताएगा। ये 3 राष्ट्रों के 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड आपको देखने हैं। अब जो कल मैंने वीडियो अपने चैनल पे बनाया था, उसमें यही बोला था कि जो सबसे बड़ा खतरा विश्व की तरफ आ रहा है स्टॉक मार्केट के लिए, वो युद्ध तो है ही, बढ़ते हुए तेल के दाम हो ही सकते हैं,
उसके साथ जो जापान का 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है वो बहुत बड़ा एक खतरा है, 3.25% हो गया है। आज से 4 साल पहले ये नेगेटिव था, यानी जीरो से आप समझ लीजिए कि ये 3.25% बढ़ा है। तो अब जो जापान के इन्वेस्टर जो दुनिया भर में फंडिंग करते थे येन कैरी ट्रेड के थ्रू, या वर्ल्ड के भी जो दूसरे हेज फंड जो हैं जो जापान में जाके येन कैरी ट्रेड के थ्रू बोरो करते थे पैसा, वो अब बंद करेंगे, क्योंकि जापान के अंदर में ही उनको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो दर्शकों को जो समझना है वो ये समझना है कि जब जब बॉन्ड यील्ड बढ़ने के चांस दिखते हैं, जब जब हमको दिखता है कि डॉलर स्ट्रांग होगा, ऐसे टाइम में जापान की जो इंडस्ट्रियल कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं, जैसे सोनी हो गया, है ना, या आप ये समझ लीजिए कि वहां कार की होंडा हो गया, ये जो कंपनीज है, टोयोटा हो गया, इनके शेयर सबसे पहले निवेशक लेते हैं। तो इसके लिए आपका इंटरनेशनल अकाउंट होना जरूरी है, पहली चीज। अब आप अगर नहीं है, आप सिर्फ इंडिया में बैठे हो, तो आपने इंडिया में बैठ के क्या करना चाहिए? तो इंडिया में ऐसे टाइम पे जब जब डॉलर स्ट्रांग होता है, इंडिया के मार्केट के लिए ये बुरी खबर होती है। ऐसे टाइम में आपको डिफेंसिव सेक्टर में आ जाना चाहिए। तो हेल्थ केयर सबसे बड़ा डिफेंसिव सेक्टर है, ठीक है। अब मैं आपको फिर से बता दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, ये मैं अपने जो 23 साल के पत्रकारिता का अनुभव है फाइनेंशियल जर्नलिज्म का, उसके बेसिस पे आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आप इसको कतई भी किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन ना समझे, आप अपना रिसर्च करें, उसके हिसाब से काम करें। तो ये जो डिफेंसिव सेक्टर्स रहते हैं, इसके अंदर में जाने की जरूरत है। जब तक आईटी सेक्टर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मार नहीं आई थी, तब तक आईटी भी ऐसे टाइम में बड़ा अच्छा परफॉर्म करता था, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक। पर जैसे ही आईटी पे मार एआई की आनी शुरू हुई, तो ये काफी जम के गिरे। इसलिए मैं आईटी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनका रेवेन्यू मॉडल क्वेश्चन में है। बट इंडिया की जितनी भी एक्सपोर्टिंग हेल्थ केयर कंपनीज है, फार्मा कंपनीज हैं, आपको नाम बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता ही है कौन सी है। सन फार्मा है, अल्कैम है, जायडस कैडिला है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, डॉक्टर रेड्डीज है, जो एक्सपोर्ट करती हैं जम के। तो हमको ऐसे टाइम में जब डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, हमको इंडिया की एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज पे ध्यान देना है, जहां से एक्सपोर्ट जाता है। तो ये काम है। दूसरा, ज्यादा डिंग डोंग नहीं करना है। डॉलर बढ़ रहा है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट आज नहीं तो कल बढ़ेगा। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने की संभावना आती है, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से दूर रहना चाहिए, एनबीएफसी जिनको बोलते हैं। तो ये छोटे में मैंने वो बातें बताई हैं जो बहुत विस्तृत रूप से मैंने अपने पेड वीडियो में बताई है। पेड वीडियो में और भी बहुत कुछ मैंने बताया। तो ये मोटा मोटी, चूंकि आपने पूछा, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि डॉलर स्ट्रांग होगा, तेल महंगा होगा, तो आपको डिफेंसिव सेक्टर में ही जाके पनाह लेनी है, नहीं तो कैश में आप बैठे रहिए। जी अरे जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आपने विस्तार से चर्चा की। सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपने एक तरह से ये सलाह दी है सब निवेशकों को और जो भू राजनीतिक परिदृश्य को समझना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों से ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की डिजाइन में भारत का कोई स्थान नहीं है। उन्हें भारत की कोई चिंता नहीं है, भारत का स्टॉक मार्केट की कोई चिंता नहीं है। उन्हें यूरोप की चिंता है। यूरोप के लोग उनको छोड़ के ना जाएं। अमेरिका का नेतृत्व यूरोप स्वीकार करता था, उसकी उन्हें चिंता है। अपने मागा बेस की उन्हें चिंता है। तो अमेरिका के बड़े बड़े जो कारपोरेट जार हैं, उनकी उन्हें चिंता है। बाकी उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है। तो भारतवासियों चाइना को की भी चिंता है, चाइना की भी चाइना की चिंता है, रूस की चिंता है, ये सारी चिंताएं हैं उनको। लेकिन भारत जिस तरीके से, भारत का मार्केट जिस तरीके से बहुत नाजुक तरीके से उनकी बातों पर प्रतिक्रिया करता है और नीचे ऊपर होता रहता है, वो बात धीरे धीरे खत्म होनी चाहिए।